प्रिय दर्शकों, औलाद की कौन सी 3 गलतियां माँ बाप को बुढ़ापे में भोगना पड़ता है। बचपन में जिन हाथों ने तुम्हें पकड़कर चलना सिखाया, वही हाथ बुढ़ापे में कांपते हैं, लेकिन सहारा देने के लिए कोई हाथ आगे नहीं आता। माँ बाप के दिल में औलाद के लिए जितना प्यार होता है, उतना शायद ही किसी रिश्ते में हो, लेकिन अफसोस कि वही औलाद कई बार ऐसी गलतियां कर बैठती है जिनकी सजा उन्हें बुढ़ापे में मिलती है। समय बदलता है, जिंदगी की प्राथमिकताएं बदलती हैं, लेकिन कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। माँ बाप का प्यार और उनकी उम्मीदें। जब औलाद छोटी होती है तो माँ बाप उसके हर रोने पर दौड़े चले आते हैं, लेकिन जब वही माँ बाप अकेले पड़ते हैं तो क्या उनकी पुकार कोई सुनता है? नहीं, क्योंकि औलाद जाने अनजाने ऐसी गलतियां कर बैठती है जिनका एहसास उसे तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। दर्शक बंधु, आज हम उस कड़वी सच्चाई की बात करने जा रहे हैं जिसे जानकर शायद आपका दिल भी भर आए। आज हम औलाद की उन 3 बड़ी गलतियों को समझेंगे जो अगर किसी संतान से हो जाएं तो उसके माता पिता को बुढ़ापे में खून के आंसू रोना पड़ता है। ये गलतियां ऐसी हैं जो एक दिन में असर नहीं दिखाती, लेकिन जब वक्त करवट लेता है तब समझ आता है कि जाने अनजाने कितना बड़ा गुनाह हो चुका है। तो चलिए एक कथा के माध्यम से उन तीनों गलतियों को जानते हैं जो हर बेटे बेटी को समय रहते समझनी चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख, अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, और अगर आप एक सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। गांव के एक कोने में बने पुराने घर की खिड़की से एक दीपक अपनी अंतिम लौ जलाने की कोशिश कर रहा था। यही वह घर था जहां कभी हंसी खुशी गूंजा करती थी, लेकिन आज यहां सन्नाटा पसरा हुआ था। घर के भीतर से सिसकियों की धीमी आवाजें आ रही थीं। शांति देवी, जो अपने परिवार की सबसे मजबूत स्तंभ थीं, आज बिस्तर पर लेटी हुई थीं। उनका शरीर कमजोर हो चुका था, चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उनकी आंखों में एक अनकही बेचैनी थी। उनके हाथों में उनकी छोटी बहन रुक्मिणी का हाथ था। रुक्मिणी, मेरी बात ध्यान से सुनो। शांति देवी की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें गहरी भावनाएं भरी थीं। दीदी, आप ऐसा मत कहिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। रुक्मिणी की आंखों में आंसू थे। नहीं बहन, अब मेरा समय पूरा हो चुका है, मुझे बस एक वादा चाहिए तुमसे। शांति देवी को पता था कि अब उनके पास बहुत कम समय बचा है। उनकी सबसे बड़ी चिंता उनका 4 साल का बेटा समर था। वह नहीं चाहती थी कि समर अनाथ हो जाए। समर को अपनी संतान की तरह पालोगी, यह वचन दो मुझे। रुक्मिणी के लिए यह वचन देना आसान नहीं था। समर को अपनाने का अर्थ था कि उसे अपना पूरा जीवन उसके लिए समर्पित करना पड़ेगा, लेकिन अपनी बहन की हालत देखकर उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। हाँ दीदी, मैं समर को कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी, रुक्मिणी ने दृढ़ता से कहा। शांति देवी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें मूंद लीं। कुछ ही क्षणों में पूरे घर में विलाप की आवाजें गूंजने लगीं। शांति देवी इस संसार को छोड़कर ईश्वर की शरण में चली गईं। उनकी मृत्यु के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। समर अपनी मां को खोजता रहता और जब भी रुक्मिणी को देखता, उसकी आंखों में एक आशा की किरण झलकती। समर के पिता रणवीर अंदर से टूट चुके थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी पत्नी इतनी जल्दी उन्हें छोड़कर चली जाएगी। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि समर की देखभाल कौन करेगा। रुक्मिणी, तुमने अपनी बहन से जो वचन दिया था, क्या तुम उसे निभा पाओगी? परिवार के बुजुर्गों ने पूछा। रुक्मिणी ने सिर झुका लिया। वचन तो दे दिया था, लेकिन समाज के नियम, परिवार की मर्यादा और उसकी अपनी इच्छाएं, सब कुछ दांव पर लग चुका था। समाज में एक विधुर से विवाह करना आसान नहीं था, वह भी तब जब वह व्यक्ति उसकी अपनी बहन का पति रहा हो। लेकिन जब उसने समर की मासूम आंखों में दर्द देखा तो वह पीछे नहीं हट सकी। अगर यह मेरी बहन की अंतिम इच्छा थी तो मैं इसे अवश्य पूरा करूंगी, उसने दृढ़ निश्चय किया। कुछ ही दिनों बाद एक सादे समारोह में रुक्मिणी और रणवीर का विवाह कर दिया गया। यह विवाह प्रेम का नहीं बल्कि कर्तव्य का प्रतीक था। दोनों ने इसे एक जिम्मेदारी समझकर स्वीकार किया, लेकिन समाज को यह विवाह स्वीकार नहीं हुआ। लोगों ने ताने मारने शुरू कर दिए। देखो, बहन के मरते ही उसकी जगह लेने आ गई, कहीं यह शादी पहले से ही तय तो नहीं थी। रुक्मिणी को यह सब सुनकर दुख होता, लेकिन जब समर की हंसी सुनती तो उसका सारा दर्द हल्का हो जाता। वह अब समर की मां बन चुकी थी, लेकिन रणवीर की पत्नी बन पाई या नहीं, ये एक अलग प्रश्न था। रणवीर अब भी अपनी पहली पत्नी को भुला नहीं पाया था।
वह रोज शांति देवी की तस्वीर के सामने बैठकर आंसू बहाता। रुक्मिणी समझ चुकी थी कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन उसने समर को माँ का प्यार देने में कोई कमी नहीं रखी। वह उसे गोद में सुलाती, कहानियां सुनाती और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखती। धीरे धीरे समर उसे माँ कहने लगा, लेकिन इस परिवार में अब भी अशांति थी। रणवीर की माँ इस विवाह से प्रसन्न नहीं थी। वह आए दिन ताने मारती, अगर मेरी बहू की जगह ली है तो उसकी तरह काम भी करो। रुक्मिणी यह सब सहती, लेकिन समर के लिए वह चुप रहती। समर अब 6 साल का हो चुका था। वह पहली बार स्कूल जाने वाला था। रुक्मिणी ने उसके लिए नया बैग खरीदा, वर्दी तैयार की और उसे स्कूल छोड़ने गई। स्कूल में पहली बार उसे मम्मी कहकर पुकारा गया और वह क्षण उसके लिए बेहद खास था। लेकिन जब समर स्कूल से लौटा तो उसके चेहरे पर उदासी थी। क्या हुआ बेटा? रुक्मिणी ने प्यार से पूछा। मुझे किसी ने कहा कि तुम मेरी असली माँ नहीं हो। समर की आंखों में आंसू थे। रुक्मिणी का दिल टूट गया। अब उसे एहसास हो गया कि समाज उसे माने या न माने, लेकिन समर को यह विश्वास दिलाना उसका धर्म था कि वह उसकी माँ से कम नहीं है। अब यह कहानी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर थी। क्या रुक्मिणी समाज में अपना अधिकार साबित कर पाएगी? क्या रणवीर उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा? क्या समर को कभी यह महसूस होगा कि रुक्मिणी ही उसकी सच्ची माँ है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर अगले भाग में मिलेगा। रुक्मिणी ने समर को माँ की तरह प्यार दिया। वह हर सुबह उसे तैयार करती, टिफिन बनाती, उसके जूते पॉलिश करती और उसके बाल संवारा करती। समर धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, लेकिन उसके मन में कई सवाल उठने लगे थे। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त उसने अचानक पूछा, माँ, बाकी बच्चों के पापा उन्हें स्कूल छोड़ने आते हैं, मेरे पापा कभी क्यों नहीं आते? रुक्मिणी कुछ पल के लिए चुप रह गई, फिर मुस्कुराकर बोली, बेटा, पापा बहुत काम में व्यस्त रहते हैं। समर ने सिर हिला दिया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी सवाल थे। समाज के लिए रुक्मिणी समर की सौतेली माँ थी, लेकिन उसने कभी उसे इस एहसास को महसूस नहीं होने दिया। उसने हर संभव प्रयास किया कि समर को माँ की ममता की कोई कमी न हो, लेकिन समाज इतनी आसानी से कहाँ मानता है। घर में रणवीर की माँ कमला देवी अब भी इस विवाह से संतुष्ट नहीं थी। वह आए दिन रुक्मिणी पर ताने मारती, समर को इतना सिर पर मत चढ़ाओ, आखिर है तो सौतेला बेटा। रुक्मिणी के कानों में यह शब्द चुभते, लेकिन वह चुप रहती। समाज के लोग भी अजीब होते हैं, तरह तरह की बातें करने लगते हैं। जब भी गांव की औरतें रुक्मिणी को देखती, धीमे स्वर में कहती, देखो, अपनी ही बहन का घर संभाल लिया, कहीं पहले से ही इस पर नजर तो नहीं थी। समर बड़ा होगा तब इसे पता चलेगा कि उसकी असली माँ कौन थी। ये बातें रुक्मिणी के दिल को छलनी कर देती, लेकिन वह कुछ नहीं कहती, बस समर को गोद में लेकर सहलाने लगती, मानो खुद को तसल्ली दे रही हो कि जब तक समर को उसका प्यार मिलता रहेगा, तब तक दुनिया चाहे जो कहे वह डगमगाएगी नहीं। रुक्मिणी ने यह विवाह एक जिम्मेदारी के रूप में किया था, लेकिन रणवीर का व्यवहार दिन ब दिन बदलने लगा। शादी के कुछ महीने बाद तक वह शांत था, हमेशा गंभीर रहता, शायद अपनी पहली पत्नी शांति को याद करके, लेकिन अब वह कम बोलने लगा था और जब भी बोलता तो उसका लहजा रूखा होता। रात को जब रुक्मिणी समर को सुलाने के बाद रणवीर के पास जाती तो वह दूसरी ओर करवट लेकर सो जाता। कुछ चाहिए आपको? रुक्मिणी ने एक दिन हिम्मत कर पूछ लिया। नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं, तुम बस समर की देखभाल करो। रणवीर का जवाब ठंडा था। रुक्मिणी को समझ नहीं आता कि वह रणवीर की पत्नी भी है या नहीं। समाज के लोगों ने रणवीर के कान भरने शुरू कर दिए थे। तुमने अपनी पत्नी की बहन से शादी की, लेकिन क्या तुम उसे अपनी पत्नी मानते हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह इस घर में सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आई है? इन बातों ने रणवीर के मन में एक उलझन पैदा कर दी। अब वह धीरे धीरे रुक्मिणी से दूर रहने लगा। अब वह ज्यादा देर तक घर से बाहर रहने लगा। पहले वह दफ्तर से आते ही समर के साथ खेलता था, लेकिन अब वह सीधे अपने कमरे में चला जाता। एक रात जब रुक्मिणी ने उसे रोक कर पूछा, आप मुझसे कुछ नाराज हैं? रणवीर ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, नहीं, बस अब इस रिश्ते को लेकर मन में बहुत सारे सवाल हैं। रुक्मिणी को समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। उसने बस इतना ही कहा, मैंने सिर्फ आपकी पत्नी होने का नहीं, बल्कि समर की माँ बनने का वचन दिया था। मैं उस वचन को कभी नहीं तोड़ूंगी। रणवीर ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में हल्का सा संदेह झलक रहा था। समर की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे तेज बुखार हो गया और वह बेसुध पड़ा रहा। रुक्मिणी ने तुरंत वैद्य को बुलाया। रणवीर भी घर पर था, लेकिन वह बस दूर खड़ा देख रहा था। बेटा, आंखें खोलो, मम्मी यहीं हैं। रुक्मिणी ने समर के सिर पर हाथ रखा। समर ने धीरे से आंखें खोली और कहा, माँ, मुझे ठंड लग रही है। रुक्मिणी ने उसे अपनी गोद में कसकर भींच लिया। रात भर उसने समर के सिर पर ठंडी पट्टियां रखी, उसे गोद में लिए बैठी रही। सुबह होते होते समर का बुखार उतर गया। माँ, आप पूरी रात नहीं सोई? समर ने मासूमियत से पूछा।
रुक्मिणी मुस्कुराई। उसकी आंखों में नींद थी, लेकिन चेहरे पर संतोष था। रणवीर यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में हल्की चमक आई, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। समर की बीमारी के बाद रणवीर का रुक्मिणी के प्रति दृष्टिकोण थोड़ा बदलने लगा। अब जब वह रुक्मिणी को देखता तो उसकी आंखों में कृतज्ञता होती। रुक्मिणी, तुमने जो समर के लिए किया उसके लिए मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। समर मेरा भी बेटा है। रणवीर ने पहली बार महसूस किया कि शायद वह रुक्मिणी को अब तक गलत समझ रहा था, लेकिन क्या यह बदलाव स्थायी रहेगा? गांव का माहौल ऐसा था कि कोई भी चीज छुपी नहीं रह सकती थी। लोग छोटी छोटी बातों को भी नमक मिर्च लगाकर बड़ी कहानी बना देते थे। जब से रुक्मिणी ने रणवीर से शादी की थी, गांव की औरतों के पास एक नया विषय आ गया था। जब भी वह कुएं से पानी भरने जाती या मंदिर में माथा टेकने जाती, कोई ना कोई उसकी तरफ देखकर फुसफुसाने लगता, देखो अपनी ही बहन का घर संभाल लिया। पहले से ही इसकी नीयत खराब थी। बेचारी शांति को मरे अभी साल भर भी नहीं हुआ और इसने अपना रंग दिखा दिया। रुक्मिणी के कानों में ये बातें जलते हुए लोहे की तरह चुभती, लेकिन वह हमेशा की तरह चुप ही रहती। उसकी सबसे बड़ी परीक्षा तब हुई जब गांव में एक शादी थी। पूरा गांव वहां इकट्ठा हुआ था और उसकी सास कमला देवी ने उसे सबके सामने नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अरे भाई, हमारी नई बहू तो बड़ी होशियार निकली। हमारी बहू नहीं, बहन जैसी बहू है, कमला देवी ने व्यंग्य से कहा। गांव की औरतें खिलखिलाकर हंस पड़ी। रुक्मिणी ने सिर झुका लिया, लेकिन तभी समर वहां आ गया और अपनी नानी की ओर देखने लगा। नानी, मेरी माँ को क्यों चिढ़ा रही हो? कमला देवी चौंक गई। समर के मासूम चेहरे को देखकर गांव की औरतें भी चुप हो गईं। रुक्मिणी ने समर को अपने सीने से लगा लिया और एक बार फिर अपने आंसू भीतर ही समेट ली। कमला देवी अब तक यह समझ चुकी थी कि रणवीर धीरे धीरे रुक्मिणी के प्रति नरम पड़ रहा है। यह उसे बर्दाश्त नहीं था। उसे लगने लगा कि रुक्मिणी ने रणवीर को अपनी बातों में फंसा लिया है। अब उसने एक नई चाल चली। एक रात जब रणवीर घर लौटा तो कमला देवी उसके पास आकर बैठ गई। बेटा, मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ, उन्होंने गंभीर आवाज में कहा। क्या बात है माँ? रणवीर ने पूछा। रुक्मिणी ने तुझे पूरी तरह से अपने जाल में फंसा लिया है। रणवीर चौंक कर अपनी माँ की तरफ देखने लगा। माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? देख बेटा, सच कह रही हूँ। तूने देखा नहीं कैसे वह समर को तुझसे दूर कर रही है? अब वह हर जगह उसे मामा कहता फिरता है। एक दिन ऐसा आएगा जब तेरा ही बेटा तुझसे दूर हो जाएगा। रणवीर के चेहरे पर संदेह उभर आया। क्या सच में ऐसा था? क्या रुक्मिणी उसे समर से दूर कर रही थी? वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया। रुक्मिणी समर को सुला रही थी। रणवीर ने देखा कि समर उसकी गोद में सोया हुआ था और रुक्मिणी धीरे धीरे उसके सिर पर हाथ फेर रही थी, जैसे कोई सच्ची माँ करती है। रणवीर के मन में हलचल मच गई। क्या सच में उसकी माँ सही कह रही थी? कमला देवी ने एक और चाल चली। अगली सुबह उन्होंने जानबूझकर चावल के भंडार से चावल गायब कर दिए और फिर पूरे घर में चिल्लाने लगी, अरे हमारे घर से चावल चोरी हो गए, किसने चुराए? गांव की कुछ औरतें घर में थीं। उन्होंने तुरंत शक की नजर रुक्मिणी पर डाली। अब इस घर में नया कौन आया है? कमला देवी ने तंज कसा। रुक्मिणी सन्न रह गई। माँ, आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं? उसकी आवाज कांप गई। रणवीर बाहर खड़ा था, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसकी चुप्पी ने रुक्मिणी के दिल को तोड़ दिया। कमला देवी ने अपनी जीत महसूस की। उस रात जब समर ने सुना कि उसकी माँ पर चोरी का इल्जाम लगाया गया है, तो वह बहुत परेशान हो गया। अगले दिन उसने कुछ ऐसा किया जिससे पूरा गांव हैरान रह गया। वह अपनी छोटी सी टोपी में चावल भरकर गांव की चौपाल में गया और जोर से चिल्लाया, अगर मेरी माँ ने चावल चुराए होते तो क्या मैं सबके सामने आकर खुद चावल लौटाता? गांव के लोग हंसने लगे, लेकिन कुछ ने गंभीरता से सुना। समर की मासूमियत और विश्वास ने सभी को झकझोर दिया। रणवीर भी यह सब देख रहा था। उसके मन में कुछ पिघलने लगा था। रात को जब रणवीर घर लौटा तो उसने देखा कि रुक्मिणी आंगन में अकेली बैठी थी। वह धीरे धीरे उसके पास आया। रुक्मिणी ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे माफ कर दो, रणवीर ने धीरे से कहा। रुक्मिणी ने उसकी ओर देखा। रणवीर ने पहली बार उसके कंधे पर हाथ रखा। माँ को तुम्हें अपनाने में समय लगेगा, लेकिन मैं अब जान गया हूँ कि तुमने यह शादी किसी स्वार्थ के लिए नहीं की थी। रुक्मिणी की आंखों में आंसू आ गए। शायद पहली बार उसे रणवीर की तरफ से कोई अपनापन महसूस हुआ था। रात का समय था। पूरा घर गहरी नींद में डूबा हुआ था, लेकिन रुक्मिणी की आंखों में नींद नहीं थी। वह आंगन में पड़ी खाट पर लेटी थी, लेकिन दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा था। रणवीर ने उससे माफी तो मांग ली थी, लेकिन क्या यह माफी सच्ची थी? क्या वह अब उसे अपनी पत्नी मानने लगा था, या यह सिर्फ एक पल का भावनात्मक उबाल था? उसे अपने सवालों का जवाब नहीं मिल रहा था। तभी अंदर से समर की आवाज आई, माँ। रुक्मिणी तुरंत उठी
और कमरे में भागी। समर नींद में बड़बड़ा रहा था, शायद कोई बुरा सपना देख रहा था। माँ, मुझे मत छोड़ो। रुक्मिणी का दिल पसीज गया। उसने समर के माथे को सहलाया और प्यार से सुला दिया। कमला देवी को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि रणवीर अब रुक्मिणी की तरफ नरम पड़ रहा है। वह चाहती थी कि किसी भी तरह रुक्मिणी को इस घर से बाहर निकाला जाए। अगर रणवीर को अपनी माँ और अपनी सौतेली पत्नी में से किसी एक को चुनना पड़े तो वह किसे चुनेगा? यह सोचकर कमला देवी ने एक नया षड्यंत्र रचने की योजना बनाई। अगले दिन जब पूरा घर नाश्ते के लिए बैठा तो कमला देवी ने अचानक अपनी कमर पकड़ ली और जोर जोर से कराहने लगी। हाय राम, अब तो मुझसे चला भी नहीं जाता। रणवीर तुरंत उठा और माँ के पास गया। माँ, क्या हुआ? क्या होगा बेटा? अब तो यह घर रहने लायक ही नहीं रहा। बहू ने मेरी सेवा तो दूर, मेरी तरफ देखना भी छोड़ दिया है। रुक्मिणी चौंक गई। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तूने कभी मेरी मालिश की? कभी मुझे अपने हाथ से खाना दिया? कमला देवी ने दर्द भरी आवाज में कहा। रुक्मिणी निरुत्तर हो गई। वह जानती थी कि उसने हमेशा कमला देवी का सम्मान किया था, उनकी हर जरूरत का ध्यान रखा था, लेकिन उन्होंने कभी उसे अपनाया ही नहीं। अब वह रणवीर के सामने ऐसा अभिनय कर रही थी जैसे रुक्मिणी ने उन्हें कोई तकलीफ दी हो। रणवीर असमंजस में पड़ गया। रुक्मिणी, माँ को थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है, उसने धीरे से कहा। कमला देवी ने महसूस किया कि रणवीर उनके जाल में फंस रहा है। अब उन्हें इसे और आगे बढ़ाना था। गांव में फिर चर्चाएं शुरू हो गईं। रणवीर की माँ को देखो, कैसे धोखे में रहती है। नई बहू ने सास को गुलाम बना रखा है। ये बातें रणवीर तक भी पहुंचने लगीं। वह परेशान रहने लगा। रात को जब वह घर लौटा तो उसने रुक्मिणी से कहा, रुक्मिणी, माँ की चिंता किया करो, गांव में लोग बातें बना रहे हैं। रुक्मिणी का धैर्य जवाब देने लगा था। गांव वाले बातें बना रहे हैं या माँ आपके मन में मेरे लिए जहर भर रही हैं? रणवीर ने कोई जवाब नहीं दिया। इन सब के बीच समर और रुक्मिणी का रिश्ता और गहरा होता जा रहा था। अब समर पहले से भी ज्यादा अपनी माँ के पास रहता और किसी भी बात पर उसी से पूछता। एक दिन स्कूल में जब बच्चों से पूछा गया कि उनकी माँ कौन है तो समर ने बिना किसी हिचक के कहा, मेरी माँ रुक्मिणी है। यह सुनकर गांव की कुछ औरतें चौंक गईं। अरे, इसे नहीं पता कि इसकी असली माँ कौन थी। वे यह खबर लेकर कमला देवी के पास पहुंची। कमला देवी को यह सहन नहीं हुआ। अब तो वह किसी भी हाल में समर को रुक्मिणी से दूर करना चाहती थी। उन्होंने एक योजना बनाई। एक दिन जब समर स्कूल से लौटा तो कमला देवी ने उसे अपने पास बुलाया। बेटा, इधर आओ। समर धीरे धीरे उनके पास आया। क्या तुम्हें अपनी असली माँ की याद नहीं आती? समर चुप हो गया। रुक्मिणी तुम्हारी असली माँ नहीं है, वह तो तुम्हारी मौसी थी। तुम्हारी माँ तो शांति थी, जिसे भगवान ने बुला लिया। समर की आंखों में हल्की उलझन थी। लेकिन नानी, माँ तो माँ होती है। अगर भगवान मेरी पहली माँ को ले गए तो रुक्मिणी माँ ने मेरी देखभाल की। कमला देवी को यह जवाब पसंद नहीं आया। पर वह तुम्हारी असली माँ नहीं है बेटा, वह तुम्हें कभी भी छोड़ सकती है। समर यह सुनकर परेशान हो गया। अब उसके मासूम मन में सवाल उठने लगे थे। क्या सच में रुक्मिणी उसे छोड़ सकती है? समर अब पहले जैसा नहीं रहा। वह पहले की तरह रुक्मिणी के पास बैठता, लेकिन अब कभी कभी अजीब सवाल पूछने लगा। माँ, अगर असली माँ और सौतेली माँ में से किसी को चुनना हो तो कौन अच्छी होती है? रुक्मिणी का दिल टूट गया। अब वह समझ चुकी थी कि कमला देवी ने समर के मन में जहर भरना शुरू कर दिया है। रणवीर भी फिर से उसके प्रति उदासीन होता जा रहा था। क्या रणवीर को फिर से समाज के दबाव में लाया जा रहा था? समर अब धीरे धीरे बदलने लगा था। जहां पहले वह रुक्मिणी के बिना एक पल नहीं रहता था, अब वह धीरे धीरे उससे दूर होने लगा। अब वह पहले की तरह माँ के पास नहीं सोता था। जब रुक्मिणी उसे गोद में लेना चाहती तो वह बहाना बनाकर हट जाता। रुक्मिणी को इस बदलाव का कारण समझ नहीं आ रहा था। एक दिन जब वह समर के लिए हलवा बना रही थी तो उसने प्यार से पूछा, बेटा, आज हलवा खाओगे? लेकिन समर ने ठंडी आवाज में कहा, नानी कहती हैं कि तुम मेरी असली माँ नहीं हो, तो फिर मुझे तुमसे खाना क्यों लेना चाहिए? रुक्मिणी के हाथ से चम्मच छूट गई। बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरी माँ नहीं हो। नानी ने कहा है कि मेरी असली माँ तो मर चुकी है। रुक्मिणी स्तब्ध रह गई। कमला देवी की साजिश अब पूरी तरह सफल होती दिख रही थी। समर के इस व्यवहार ने रणवीर को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। कमला देवी रोज रणवीर को उकसाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। देख बेटा, मैंने पहले ही कहा था, यह औरत तुम्हारे बेटे को अपने काबू में कर रही थी। अब समर को भी समझ आ गया कि उसकी असली माँ कौन थी। रणवीर के मन में फिर से संदेह पनपने लगा। रात को जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि रुक्मिणी आंगन में अकेली बैठी थी। क्या हुआ रुक्मिणी? रुक्मिणी ने धीरे से कहा, समर मुझसे दूर हो रहा है रणवीर। तुम्हारी माँ उसके मन में जहर भर रही है। रणवीर ने गहरी सांस ली। देखो,
माँ की अपनी भावनाएं हैं। समर को भी धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर वह नहीं समझा, अगर वह मुझसे पूरी तरह दूर हो गया तो। रणवीर ने कोई जवाब नहीं दिया। रुक्मिणी का दिल डूबने लगा था। कमला देवी अब यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि समर पूरी तरह से रुक्मिणी से अलग हो जाए। उन्होंने एक दिन समर को अपने पास बुलाया। बेटा, तुम्हें अपनी असली माँ से मिलना है? समर ने हैरानी से पूछा। लेकिन नानी, मेरी माँ तो तुम्हारी असली माँ स्वर्ग में है, लेकिन अगर तुम चाहो तो उसकी यादों से मिल सकते हो। समर की मासूमियत ने उसे इस बात पर यकीन करने पर मजबूर कर दिया। कमला देवी ने उसे शांति की पुरानी साड़ी दिखाई, जिसे अब तक संभाल कर रखा गया था। ये तुम्हारी माँ की साड़ी है, इसे पकड़ो और अपने दिल से लगाओ, तुम्हें उनकी खुशबू आएगी। समर ने साड़ी को कसकर पकड़ लिया। अब उसके मन में पहली बार यह भावनाएं घर करने लगीं कि रुक्मिणी उसकी माँ नहीं थी, बल्कि उसकी असली माँ कोई और थी, जो अब नहीं रही। कमला देवी की यह चाल सबसे खतरनाक थी। अब समर हर छोटी छोटी बात पर रुक्मिणी का विरोध करने लगा था। अगर रुक्मिणी उसे स्कूल के लिए तैयार करती तो वह कहता, मुझे नानी तैयार करेंगी। अगर वह उसे खाना खिलाने बैठती तो वह कहता, नानी ने कहा है कि तुम मेरी माँ नहीं हो, तो मैं तुम्हारा खाना क्यों खाऊं? रुक्मिणी के लिए यह सब असहनीय हो रहा था। अब उसने ठान लिया था कि वह समर से खुलकर बात करेगी। रात को जब समर आंगन में खेल रहा था तो रुक्मिणी उसके पास जाकर बैठ गई। बेटा, क्या तुम मुझसे नाराज हो? समर ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या तुम मुझे अब माँ नहीं मानते? समर ने धीरे से कहा। नानी कहती हैं कि असली माँ वह होती है जो जन्म देती है। तुमने मुझे जन्म नहीं दिया तो तुम मेरी माँ कैसे हो? रुक्मिणी की आंखें झलक आईं। बेटा, अगर माँ का मतलब सिर्फ जन्म देने वाली होती तो वे बच्चे जिनकी माँ बचपन में ही चली जाती हैं, क्या वे कभी माँ का प्यार महसूस नहीं कर सकते? समर सोच में पड़ गया। रुक्मिणी ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहा, मैंने तुम्हें अपने पेट से नहीं, अपने दिल से जन्मा है। मैंने तुम्हारे हर दर्द को अपना दर्द समझा है। समर की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन कमला देवी ने जो जहर उसके मन में भर दिया था वह इतनी जल्दी नहीं निकलने वाला था। कमला देवी अब अंतिम वार करने के लिए तैयार थी। उन्होंने एक दिन रणवीर को बुलाकर कहा, बेटा, अब फैसला तुम्हें करना होगा। ये औरत तुम्हारे बेटे को भी अपने वश में कर रही है। अगर यह इसी घर में रही तो एक दिन समर तुम्हें भी छोड़ देगा। रणवीर परेशान हो गया। उसने गहरी सोच में डूबकर कहा, माँ, तो आप क्या चाहती हैं? या तो समर तुम्हारे पास रहेगा या यह औरत? रणवीर का दिमाग सुन्न हो गया। क्या वह अपनी पत्नी को घर से निकाल देगा? क्या वह फिर से अपनी माँ के बहकावे में आ जाएगा? कमला देवी ने रणवीर के सामने सीधा प्रस्ताव रख दिया था, या तो समर रहेगा या रुक्मिणी। रणवीर अब पूरी तरह से उलझ चुका था। एक तरफ उसकी माँ थी जिन्होंने उसे जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया। दूसरी तरफ रुक्मिणी थी जिसने बिना किसी स्वार्थ के समर को अपनाया और हर कठिनाई में उसका साथ दिया। लेकिन समाज और उसकी माँ के ताने अब असहनीय हो रहे थे। गांव में हर जगह चर्चा थी। देखो, रुक्मिणी ने रणवीर और उसकी माँ के बीच फूट डाल दी। समर अपनी सौतेली माँ के पास रहेगा या असली माँ की यादों के साथ? रणवीर के कानों में ये बातें हथौड़े की तरह बजने लगी। रात को जब वह अपने कमरे में गया तो देखा कि रुक्मिणी समर को सुला रही थी। समर उसकी गोद में सोया हुआ था। उसकी उंगलियां रुक्मिणी की साड़ी को मजबूती से पकड़े हुए थीं, मानो वह उसे खोना नहीं चाहता हो। रणवीर के दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ, क्या सच में मैं इसे माँ से अलग कर सकता हूँ? लेकिन तभी उसे अपनी माँ के आंसू याद आए, उनके ताने, उनका दर्द। क्या मेरी माँ झूठ कह रही है? रणवीर रात भर सो नहीं सका। अब कमला देवी ने रणवीर को पूरी तरह से अपने पक्ष में करने की ठान ली थी। अगले दिन उन्होंने समर को अपने पास बुलाया और उसे मिठाइयां दी। बेटा, एक बात बताओ, अगर तुम्हें किसी एक को चुनना हो, माँ या नानी, तो तुम किसे चुनोगे? समर सोच में पड़ गया। नानी, आप मुझे छोड़कर जाओगी नहीं? नहीं बेटा, लेकिन अगर मेरी माँ चली जाए तो क्या मुझे दुख होगा? समर की मासूमियत पर यह एक गहरी चोट थी। वह डर गया कि कहीं उसकी माँ उसे छोड़कर न चली जाए। कमला देवी ने उसके मन में यह डर बैठा दिया था कि अगर वह रुक्मिणी के साथ रहा तो उसका असली परिवार हमेशा के लिए छूट जाएगा। कमला देवी ने रणवीर से साफ कह दिया, अगर तू आज फैसला नहीं लेता तो मैं इस घर से चली जाऊंगी। समर रोने लगा। नहीं नानी, आप मत जाइए। रणवीर पूरी तरह टूट चुका था। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, रुक्मिणी को जाना होगा। रुक्मिणी, जो अब तक चुपचाप सब सह रही थी, यह सुनकर हक्की बक्की रह गई। क्या? हाँ माँ, सही कह रही हैं। समर अब तुम्हें नहीं चाहता। समर ने तुरंत कहा, नहीं, माँ को मत भगाओ। लेकिन कमला देवी ने उसे कसकर पकड़ लिया और कहा, बेटा, तुम्हारी असली माँ तुम्हें देख रही होगी। अगर तुमने इस औरत को माँ कहा तो वह नाराज हो जाएगी। समर घबरा गया। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें झुका लीं
और रुक्मिणी की तरफ देखने से मुंह मोड़ लिया। रुक्मिणी को लगा कि उसके जीवन का सबसे बड़ा आघात उसे मिल गया है। जिस बेटे के लिए उसने सब कुछ सहा, वह अब उसे छोड़ रहा था। रणवीर ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसमें अब कोई भावनाएं नहीं थीं। कमला देवी की जीत हो गई थी। रुक्मिणी ने अपना सामान बांधा, लेकिन जब वह दरवाजे से बाहर जाने लगी तो समर उसकी तरफ दौड़ा और उसके पैरों से लिपट गया। माँ, मत जाओ। रुक्मिणी की आंखों से आंसू बहने लगे। रणवीर ने उसे जबरदस्ती समर से अलग किया और कहा, रुक्मिणी, अब आगे मत बढ़ो। समर रोता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन रुक्मिणी के कदम अब भारी हो चुके थे। वह दरवाजे से बाहर चली गई। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि रणवीर ने रुक्मिणी को घर से निकाल दिया है। लोगों ने मजाक बनाया, देखो, सौतेली माँ का असली रंग सामने आ गया। अब देखना, समर भी उसे भूल जाएगा। लेकिन रुक्मिणी जानती थी कि समर उसे कभी नहीं भूलेगा। वह जानती थी कि एक दिन रणवीर को भी एहसास होगा कि उसने क्या गलती की है। रुक्मिणी का दिल भारी था। जिस घर को उसने अपना माना, जहां उसने समर के लिए अपनी पूरी आत्मा झोंक दी, उसी घर से उसे निकाल दिया गया था। उसके पास कोई ठिकाना नहीं था। शाम हो चुकी थी और वह गांव की पगडंडी पर अकेले चली जा रही थी। उसका मन अतीत की यादों में डूबा हुआ था। समर की पहली हंसी, पहली बार उसे मां बुलाना, उसका नन्हा हाथ पकड़कर स्कूल छोड़ने जाना, आज वही समर उसके बिना सोने वाला था। रुक्मिणी का दिल रो उठा, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं था। वह अपने मायके की ओर बढ़ी। घर में समर बहुत बेचैन था। नानी उसे गोद में लेकर बैठी थी, लेकिन उसे चैन नहीं आ रहा था। नानी, माँ कब आएंगी? कमला देवी ने कड़वी हंसी के साथ कहा, अब वह कभी नहीं आएगी। तू अब बड़ा हो गया है बेटा। तुझे अब असली माँ की याद करनी चाहिए, ना कि उस औरत को। लेकिन समर की आंखों में आंसू थे। रात को जब उसे सोने के लिए कहा गया तो वह बार बार करवटें बदल रहा था। उसका मन बेचैन था। रुक्मिणी हमेशा उसे रात को कहानी सुनाती थी, उसके सिर पर हाथ फेरती थी। आज वह सब नहीं था। उसने उठकर अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी माँ की साड़ी का एक टुकड़ा पकड़ा और धीरे धीरे उसे अपनी आंखों से लगा लिया। रणवीर पूरी तरह से शांत था। कमला देवी को लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन रणवीर पहले जैसा खुश नहीं दिख रहा था। रात के खाने पर उसने ज्यादा कुछ नहीं खाया। जब समर माँ के बिना सोने के लिए तड़प रहा था, तब उसने पहली बार अपने भीतर एक अजीब सी बेचैनी महसूस की। क्या मैंने सही किया? ये सवाल उसके दिल में हलचल मचाने लगा। वह जानता था कि रुक्मिणी ने कभी कुछ गलत नहीं किया, लेकिन माँ के दबाव में आकर उसने उसे घर से निकाल दिया था। रुक्मिणी मायके पहुंची, लेकिन वहां का माहौल भी ठंडा था। उसके भाई ने दरवाजा खोला और उसे देखकर ठिठक गया। अरे, तू यहाँ इतनी रात को? रुक्मिणी ने धीरे से कहा, भैया, मुझे रहने के लिए जगह चाहिए। भाई ने अंदर बुला तो लिया, लेकिन भाभी के चेहरे पर असंतोष साफ झलक रहा था। अब यहाँ आ गई? अपने पति के घर से निकाल दी गई तो क्या यहाँ बैठकर हमारा बोझ बनेगी? बहू ने तंज कसा। रुक्मिणी का सिर झुक गया। वह जानती थी कि इस घर में उसे ज्यादा दिन तक रहने नहीं दिया जाएगा। रुक्मिणी को गए हुए अभी 2 ही दिन हुए थे, लेकिन समर की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। वह चुप रहने लगा, ठीक से खाना नहीं खा रहा था। कमला देवी ने कई बार उसे बहलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। एक दिन जब वह खेल रहा था तो अचानक गिर पड़ा और बेहोश हो गया। रणवीर घबरा गया और उसे तुरंत वैद्य के पास ले गया। वैद्य ने जांच कर कहा, यह बच्चा मानसिक तनाव में है, इसे किसी बड़ी कमी का एहसास हो रहा है। रणवीर ने चिंता से पूछा, इसका इलाज क्या है? वैद्य ने कहा, इसे इसकी माँ के पास भेजिए। रणवीर चौंक गया। क्या समर सच में रुक्मिणी के बिना नहीं रह सकता था? इसी बीच गांव में एक औरत ने आकर रणवीर को चौंकाने वाली बात बताई। भाई, मैंने तुम्हारी माँ को किसी से यह कहते सुना कि उन्होंने समर के दिमाग में जबरदस्ती बातें डाली थीं। रणवीर सन्न रह गया। क्या? हाँ, उन्होंने समर को यह कहकर डराया कि अगर वह रुक्मिणी को मां मानेगा तो उसकी असली मां स्वर्ग में नाराज हो जाएगी। रणवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे एहसास हो गया था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने बिना सोचे समझे रुक्मिणी को घर से निकाल दिया। अब उसका बेटा बीमार पड़ चुका था और खुद वह भी बेचैन था। रात को जब समर फिर से मां चिल्लाकर उठ गया तो रणवीर से रहा नहीं गया। उसने तुरंत बैलगाड़ी तैयार करवाई और अपने भाई के गांव की तरफ चल पड़ा। मैं रुक्मिणी को वापस लाने जा रहा हूँ। रात के अंधेरे में रणवीर बैलगाड़ी से अपने साले के गांव की ओर बढ़ रहा था। हर एक पहिए की आवाज उसके दिल की धड़कनों की तरह लग रही थी। क्या रुक्मिणी वापस लौटने के लिए तैयार होगी? क्या मैंने बहुत देर कर दी? उसकी आंखों में वह दृश्य बार बार घूम रहा था जब उसने खुद अपने हाथों से रुक्मिणी का सामान दरवाजे के बाहर रख दिया था। उसकी आंखों में समर का वह मासूम चेहरा भी उभर रहा था जब उसने अपनी मां को जाने से रोकने की कोशिश की थी। लेकिन क्या अब भी समय बचा था?
रुक्मिणी अपने मायके में रह तो रही थी, लेकिन घर का माहौल उसके लिए अच्छा नहीं था। उसकी भाभी का व्यवहार दिन ब दिन कठोर होता जा रहा था। एक दिन जब वह रसोई में काम कर रही थी तो उसकी भाभी ने तंज कसते हुए कहा, अच्छा हुआ जो तुझे तेरे पति ने निकाल दिया, तुझे तो अपने घर में ही रहना चाहिए था। रुक्मिणी का दिल टूट गया। उसे यह एहसास होने लगा कि मायके में ज्यादा दिन टिकना मुश्किल था, लेकिन अब उसका अपना घर कहाँ था। जब रणवीर बैलगाड़ी से गांव पहुंचा तो उसने एक पल के लिए रुककर घर की ओर देखा। कभी यही घर उसका दूसरा परिवार था, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था कि वह किसी अनजान जगह आ गया हो। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और सामने उसका साला खड़ा था। रणवीर को देखकर उसका चेहरा कठोर हो गया। तू यहाँ क्यों आया है? रणवीर ने धीरे से कहा। रुक्मिणी से मिलने आया हूँ। किस लिए? उसे घर से निकाल दिया और अब वापस लेने आए हो। रणवीर ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी अंदर से रुक्मिणी की आवाज आई, भैया कौन आया है? जैसे ही वह दरवाजे तक आई उसकी नजर रणवीर पर पड़ी। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे। रणवीर ने एक क्षण के लिए उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से कहा, रुक्मिणी चलो घर वापस। रुक्मिणी ने ठंडी आवाज में कहा, कौन से घर वापस? वह घर जहां मुझे बेइज्जत करके निकाल दिया गया था। रणवीर का सिर झुक गया। रुक्मिणी, मैं जानता हूं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। माँ की बातों में आकर मैंने तुम्हें गलत समझ लिया, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि तुमने जो कुछ भी किया वह केवल समर के लिए किया था। रुक्मिणी चुपचाप सुनती रही। समर तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा, वह बीमार पड़ गया है। वैद्य ने कहा है कि अगर वह अपनी माँ के बिना और दिन रहा तो उसकी हालत और बिगड़ जाएगी। रुक्मिणी के चेहरे पर पहली बार चिंता उभरी। समर बीमार है? रणवीर ने सिर हिलाया। रुक्मिणी का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन क्या वह इतनी आसानी से रणवीर को माफ कर सकती थी? रुक्मिणी अंदर चली गई और अकेले में बैठकर सोचने लगी। उसका दिल कह रहा था कि उसे अपने बेटे के पास जाना चाहिए, लेकिन उसकी आत्मा कह रही थी कि वह उसी घर में कैसे वापस जाए जहां उसे तिरस्कार मिला था। उसने कुछ देर सोचा और फिर बाहर आई। मैं एक शर्त पर वापस चलूंगी। रणवीर चौंक कर बोला, क्या शर्त? मुझे केवल समर के लिए वापस जाना है। अगर माँ ने फिर से मेरी बेइज्जती की तो मैं हमेशा के लिए इस घर से चली जाऊंगी। रणवीर ने गहरी सांस ली और कहा, मैं वादा करता हूँ ऐसा दोबारा नहीं होगा। जब रणवीर रुक्मिणी को लेकर वापस लौटा तो कमला देवी ने यह देखा और गुस्से से आग बबूला हो गई। फिर से इस औरत को लेकर आ गया। रणवीर ने शांत स्वर में कहा, माँ अब बहुत हो गया, समर को उसकी माँ की जरूरत है। कमला देवी ने नाराजगी से कहा, अगर यह औरत इस घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। रुक्मिणी ने दृढ़ता से जवाब दिया, माँ अगर आप जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, लेकिन अब मैं समर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कमला देवी हैरान रह गईं। पहली बार रुक्मिणी ने इतनी हिम्मत दिखाई थी। जब समर ने अपनी माँ को घर में देखा तो वह खुशी से दौड़ता हुआ आया और उसके पैरों से लिपट गया। माँ तुम वापस आ गई। रुक्मिणी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने समर को गोद में उठा लिया और प्यार से कहा, हाँ बेटा, मैं हमेशा के लिए वापस आ गई हूँ। रणवीर ये सब देख रहा था। उसे अब पहली बार यह एहसास हुआ कि माँ और बेटे का रिश्ता दुनिया की हर चीज से ऊपर होता है। जब रुक्मिणी के कदम फिर से उस घर में पड़े जिसे उसने वर्षों तक अपना माना था, तो उसके दिल में एक अजीब सा भय था। समर उसे देखकर बेहद खुश था, लेकिन कमला देवी के चेहरे पर क्रोध और घृणा साफ झलक रही थी। रात को जब सब अपने अपने कमरों में चले गए तो रणवीर और रुक्मिणी आमने सामने खड़े थे। क्या तुम अब इस घर में खुद को सहज महसूस कर पा रही हो? रणवीर ने धीमे स्वर में पूछा। रुक्मिणी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, जब तक समर मेरे पास है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मुझे पसंद करता है और कौन नहीं। रणवीर को यह सुनकर अजीब सा सुकून मिला, लेकिन क्या यह सुकून स्थायी रहेगा? कमला देवी को अपनी हार स्वीकार करना असंभव लग रहा था। अब उन्होंने एक और योजना बनाई। अगर रणवीर को यह लगने लगे कि रुक्मिणी अब भी इस घर में बाहरी इंसान है तो वह खुद उसे जाने के लिए मजबूर कर देगा। अब उन्होंने तय किया कि रुक्मिणी को घर के छोटे छोटे कामों के जरिए नीचा दिखाया जाएगा। सुबह जब सब लोग नाश्ते के लिए बैठे तो कमला देवी ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, अरे रुक्मिणी, अब जब तू वापस आ ही गई है तो बहू के सारे कर्तव्य निभाने पड़ेंगे। चल रसोई में जा और पराठे बना। रुक्मिणी समझ गई कि यह एक और साजिश थी, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। वह चुपचाप रसोई में गई और पराठे बनाने लगी। लेकिन जैसे ही उसने पहली रोटी सेंकी, कमला देवी चिल्लाई, अरे ये क्या बनाया? ये पराठा तो जल गया है। गांव की कुछ औरतें जो घर आई हुई थीं, उन्होंने भी हंसी उड़ानी शुरू कर दी। देखो, इतने सालों से घर में है, फिर भी ठीक से रोटी बनानी नहीं आई। रुक्मिणी ने चुपचाप दूसरी रोटी बनाई, लेकिन इस बार भी कमला देवी ने कोई न कोई कमी निकाल दी। रणवीर यह सब देख रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रात को जब वह अपने कमरे में गया तो सोचने लगा,
क्या माँ सच में सही कह रही हैं? शायद माँ सही कहती हैं कि रुक्मिणी को इस घर के तौर तरीकों की आदत नहीं हुई है। यह विचार उसके मन में घर करने लगे, लेकिन तभी उसने समर की हंसी सुनी। वह बाहर निकला तो देखा कि समर रुक्मिणी की गोद में बैठा हुआ कहानियां सुन रहा था। उसके चेहरे पर पहले जैसी चमक थी जो पिछले कुछ दिनों से गायब थी। रणवीर ने पहली बार महसूस किया कि शायद वह अपनी माँ के प्रभाव में आकर गलत सोच रहा था। कमला देवी जानती थी कि अगर समर पूरी तरह से रुक्मिणी के साथ जुड़ गया तो वह हार जाएंगी। अब उन्होंने फिर से समर के मन में संदेह भरने की योजना बनाई। एक दिन जब समर आंगन में खेल रहा था तो उन्होंने उसे अपने पास बुलाया। बेटा, तुझे पता है कि तेरा असली घर कौन सा है? समर ने मासूमियत से पूछा। यही घर है नानी, कमला देवी ने धीरे से कहा। नहीं, तेरी असली माँ तो ऊपर स्वर्ग में है, और अगर तू रुक्मिणी को माँ कहेगा तो तेरी असली माँ तुझसे नाराज हो जाएगी। समर का मासूम दिल फिर से उलझ गया। वह फिर से सोचने लगा, क्या सच में मेरी असली माँ मुझे देख रही है? अब समर एक बार फिर से बदला बदला सा लगने लगा। जहाँ पहले वह रुक्मिणी के साथ हर समय रहना चाहता था, अब वह थोड़ा अलग अलग रहने लगा। अगर रुक्मिणी उसे गोद में लेने की कोशिश करती तो वह किनारे हट जाता। एक दिन जब रुक्मिणी ने उसे नहलाने के लिए बुलाया तो उसने कहा, मैं नानी के साथ रहूंगा। रुक्मिणी का दिल टूट गया। अब उसे यकीन हो गया कि कमला देवी फिर से समर के दिमाग में जहर भर रही है। रुक्मिणी अब यह चुपचाप सहन नहीं कर सकती थी। रात को उसने रणवीर से कहा, रणवीर, अगर तुम्हें सच में लगता है कि मैं इस घर की नहीं हूं तो मुझे फिर से निकाल दो, लेकिन अगर तुम सच में चाहते हो कि समर खुश रहे तो अपनी माँ की सच्चाई को देखो। रणवीर चौंक गया। क्या मतलब? तुम्हारी माँ समर को मेरे खिलाफ भड़का रही हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो कल खुद देख लेना। रणवीर को यह सुनकर झटका लगा। अगले दिन वह चुपचाप आंगन में खड़ा होकर देख रहा था। कमला देवी समर को अपने पास बुला रही थी और धीरे धीरे उसे समझा रही थी कि अगर वह रुक्मिणी को माँ कहेगा तो उसकी असली माँ नाराज हो जाएगी। रणवीर यह सब सुनकर दंग रह गया। अब उसे सच्चाई समझ में आ चुकी थी। उसने तुरंत आगे बढ़कर कहा, माँ, अब बस कीजिए। कमला देवी चौंक गई। क्या हुआ बेटा? आप मेरे बेटे के मन में जहर भर रही हैं, लेकिन अब यह नहीं चलेगा। कमला देवी स्तब्ध रह गई। रणवीर ने जब अपनी माँ को समर के दिमाग में गलत बातें डालते देखा तो उसका खून खौल उठा। अब तक वह हमेशा अपनी माँ की हर बात को सही मानता आया था, लेकिन अब उसने अपनी आंखों से सच देख लिया था। उसने गहरी आवाज में कहा, बस बहुत हो गया माँ, अब मैं और नहीं सह सकता। कमला देवी ने चौंक कर बेटे की ओर देखा। बेटा, तू अपनी माँ पर इल्जाम लगा रहा है? नहीं माँ, मैं सच्चाई देख रहा हूँ। आपने समर को मेरी ही पत्नी के खिलाफ कर दिया, उसकी माँ के खिलाफ। कमला देवी के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, रणवीर ने खड़े स्वर में कहा। समर, आओ मेरे पास। समर थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे अपने पिता के पास चला गया। रणवीर ने उसे गोद में उठाया और पूछा, बेटा, क्या नानी ने तुमसे कहा था कि अगर तुम रुक्मिणी को माँ कहोगे तो तुम्हारी असली माँ नाराज हो जाएगी? समर ने मासूमियत से सिर हिलाया। कमला देवी को लगा कि उनके पैरों तले जमीन खिसक रही है। रणवीर ने गुस्से से माँ की ओर देखा। माँ, अब यह सब बंद करो। अगर आपको लगता है कि मैं आपका बेटा हूँ तो मुझे मेरी पत्नी और मेरे बेटे के साथ खुश रहने दो। कमला देवी चुप हो गई। उन्होंने पहली बार अपने बेटे को अपने खिलाफ इतने गुस्से में देखा था। कमला देवी जानती थीं कि अगर उन्होंने अब कोई कदम नहीं उठाया तो उनकी पकड़ इस घर से पूरी तरह खत्म हो जाएगी। अब उन्होंने एक और चाल चली। अगर मुझे इस घर में इज्जत नहीं मिलेगी तो मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। गांव की महिलाओं को यह बात जल्द ही पता चल गई और वे घर में इकट्ठा होने लगी। अरे, ये क्या हुआ? माँ को ही घर छोड़ना पड़ रहा है? बेटे बहू ने मिलकर सास को बाहर निकाल दिया। गांव की महिलाओं ने रणवीर को घेर लिया और तरह तरह की बातें कहने लगी। रणवीर को समझ में आ गया कि उसकी माँ ने यह नया नाटक क्यों किया है, लेकिन इस बार वह झुका नहीं। अगर माँ को लगता है कि वह घर छोड़कर जाना चाहती हैं, तो यह उनका फैसला होगा, लेकिन मैं अब अपनी पत्नी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। रुक्मिणी ने पहली बार अपने पति की आंखों में समर्थन देखा। समर अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था कि क्या सही था और क्या गलत, लेकिन अब धीरे धीरे वह अपनी माँ की तरफ झुकने लगा था। एक दिन जब वह रुक्मिणी के पास बैठा था तो उसने धीरे से कहा, माँ, अगर मैं तुम्हें माँ कहूँ तो क्या मेरी असली माँ नाराज नहीं होगी? रुक्मिणी की आंखें भर आईं। नहीं बेटा, माँ कभी अपने बच्चे से नाराज नहीं होती। समर ने पहली बार पूरी तरह से अपनी माँ के गले लगकर रोना शुरू कर दिया। रुक्मिणी जान गई कि अब उसका बेटा पूरी तरह से उसके पास लौट आया है। गांव में जब लोगों को असली सच्चाई पता चली तो धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। अब वही औरतें
जो कल तक रुक्मिणी को ताने देती थीं, धीरे धीरे उसके समर्थन में आ गईं। अरे बहू तो सच में बहुत सहनशील निकली, इतना सहने के बाद भी इसने घर नहीं छोड़ा। सच्ची माँ तो यही है। कमला देवी यह सब देखकर हैरान रह गई। अब वह अकेली पड़ गई थी। अब कमला देवी को अपनी गलती का एहसास होने लगा था, लेकिन क्या उनका अहंकार उन्हें यह स्वीकार करने देगा? उन्होंने एक रात रणवीर से कहा, बेटा क्या तू सच में अब मेरी नहीं सुनेगा? रणवीर ने मुस्कुराकर कहा, माँ अगर आप सच में मेरी भलाई चाहती हैं तो अब मेरे परिवार को स्वीकार कर लीजिए। कमला देवी ने पहली बार रुक्मिणी की तरफ देखा और कहा, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? रुक्मिणी चौंक गई। उसने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। माँ अब सब कुछ ठीक करने का समय आ गया है। धीरे धीरे घर में शांति लौट आई। समर अब पहले की तरह खुश रहने लगा। रुक्मिणी और रणवीर का रिश्ता भी पहले से मजबूत हो गया था। कमला देवी ने भी अब अपनी बहू को स्वीकार कर लिया। गांव में अब किसी को कुछ कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। कमला देवी अब पहले जैसी नहीं रही थी। उन्होंने अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू कर दिया था। अब वे रुक्मिणी को ताने देने के बजाय उससे विनम्रता से बात करने लगी थी। समर अब पूरी तरह से अपनी माँ के पास लौट आया था। घर का माहौल पहले से शांत था, लेकिन क्या यह शांति स्थायी थी या यह किसी नए तूफान से पहले की शांति थी? गांव की कुछ औरतें अब भी रुक्मिणी को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाई थीं। जब भी वह कुएं पर पानी भरने जाती, कुछ औरतें उसके पीछे फुसफुसाने लगती, अरे अब तो सास बहू में मेल हो गया, लेकिन क्या इस बहू को कभी पूरा सम्मान मिलेगा? रणवीर ने इसे वापस तो बुला लिया, लेकिन क्या सच में यह इस घर की असली मालकिन बन पाई? रुक्मिणी ने यह सब सुना, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि समय के साथ सब कुछ बदलेगा। एक दिन गांव में एक उत्सव था। गांव की सारी महिलाएं एक जगह इकट्ठा हुई थीं और वहां कुछ बड़ी बूढ़ी औरतें बैठकर बातें कर रही थी। तभी एक औरत ने कमला देवी से पूछा, कमला बहन सच बताओ, क्या तुम सच में अपनी बहू को अब अपनी बेटी मानने लगी हो? कमला देवी थोड़ा असहज हो गई। वे जानती थीं कि गांव की इन औरतों के मन में अब भी संदेह था। तभी एक औरत ने हंसकर कहा, अरे चाहे कुछ भी कह लो, सौतेली तो सौतेली ही रहती है। कमला देवी के चेहरे का रंग बदल गया। अब उनके सामने असली चुनौती थी। क्या वे सच में अपनी बहू का समर्थन करेंगी या फिर एक बार फिर समाज के दबाव में आ जाएंगी? गांव के इसी उत्सव में कुछ औरतें रुक्मिणी को भी परखने के लिए आगे आईं। उन्होंने उसे घेर कर सवाल पूछना शुरू कर दिया। अरे बहू, अब तो तू वापस आ गई, लेकिन क्या सच में तुझे इस घर में पूरा अधिकार मिला? रुक्मिणी मुस्कुराई और दृढ़ता से बोली, मैं इस घर में किसी के दिए गए अधिकार से नहीं, बल्कि अपने बेटे के प्यार से खड़ी हूँ। उसका आत्मविश्वास देखकर कुछ औरतें चुप हो गईं, लेकिन कुछ अब भी उसे नीचा दिखाने का मौका ढूंढ रही थीं। जब कमला देवी ने देखा कि गांव की औरतें अब भी रुक्मिणी का सम्मान नहीं कर रही थीं, तो उन्होंने पहली बार अपनी बहू के समर्थन में खुलकर बोलने का फैसला किया। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, आज मैं यहाँ सबके सामने कहना चाहती हूँ, रुक्मिणी सिर्फ मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी है। गांव की सारी औरतें चौंक गईं। क्या सच में? कमला देवी ने आगे कहा, जिस बहू ने मेरे पोते को नई जिंदगी दी, जिसने मेरे बेटे को सहारा दिया, जिसने हर अपमान सहकर भी हमारा घर नहीं छोड़ा, क्या वह मेरी अपनी बेटी से कम है? यह सुनकर सब औरतें सन्न रह गईं। पहली बार पूरे गांव को महसूस हुआ कि रुक्मिणी ने सच में अपने अधिकार को हासिल कर लिया है। रात को जब रुक्मिणी घर आई तो उसने पहली बार कमला देवी को दिल से धन्यवाद दिया। माँ, आपने आज जो किया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। कमला देवी की आंखों में हल्की नमी थी। मैंने तुम्हें देर से समझा, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधार रही हूँ। रणवीर यह सब देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। अब सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन जब सब सो चुके थे तो गांव के बाहर कुछ अजनबी लोग खड़े थे। उनके चेहरे छुपे हुए थे और वे आपस में फुसफुसा रहे थे। अब उसे यहाँ से निकालना मुश्किल होगा, हमें फिर से कोशिश करनी होगी। ये लोग कौन थे? क्या रुक्मिणी के लिए कोई नई मुसीबत आने वाली थी? गहरे अंधेरे में गांव की सीमा पर दो अजनबी खड़े थे। उनकी आंखें उसी घर की तरफ लगी हुई थीं जहां रणवीर, रुक्मिणी, समर और कमला देवी सो रहे थे। तय हुआ कि नहीं? उनमें से एक ने पूछा। हाँ, कल हम इसे खत्म कर देंगे, लेकिन अगर यह योजना असफल हो गई तो इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे। ये लोग कौन थे और वे किसे खत्म करने की योजना बना रहे थे? सुबह होते ही गांव में हलचल शुरू हो गई। रुक्मिणी, जो अब पूरे गांव में अपने धैर्य और शक्ति के लिए जानी जाने लगी थी, रोज की तरह अपने घर के कामों में व्यस्त थी। लेकिन तभी एक अजीब घटना घटी। गांव के सरपंच के घर से एक संदेश आया, आज पंचायत बैठने वाली है और तुम्हें वहां बुलाया गया है। रुक्मिणी चौंक गई। मुझे? लेकिन क्यों? कमला देवी भी चिंतित हो गई। तुम अकेली मत जाओ बहू,
मैं और रणवीर भी तुम्हारे साथ चलेंगे। पंचायत में गांव के सभी लोग जमा हो गए थे। सामने सरपंच बैठे थे और उनके पास गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग थे। जैसे ही रुक्मिणी, रणवीर और कमला देवी पहुंचे, भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। देखो, अब इस औरत पर क्या नया इल्जाम लगने वाला है? क्या अब भी इसे गांव में अपनाया जाएगा? सरपंच ने गंभीर आवाज में कहा। रुक्मिणी, तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया गया है क्योंकि गांव में कुछ लोगों को अब भी यह लगता है कि तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। रुक्मिणी स्तब्ध रह गई। लेकिन मैंने क्या किया? तभी भीड़ में से एक औरत ने कहा, यह अपने पति की पहली पत्नी की जगह लेने के लिए आई थी। क्या हमें इसे पूरी तरह स्वीकार कर लेना चाहिए? रणवीर अब चुप नहीं रह सकता था। बस, अब बहुत हो गया। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। रणवीर आगे बढ़ा और कहा, आज मैं सबके सामने कहता हूं कि रुक्मिणी सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, बल्कि इस घर की असली मालकिन है, और अगर किसी को इससे दिक्कत है तो वह मुझसे बात करे। कमला देवी ने भी सिर उठाकर कहा, मैंने अपनी बहू को पहले गलत समझा, लेकिन अब वह मेरी बेटी के समान है। अब कोई भी उसे इस घर से निकालने की कोशिश नहीं करेगा। गांव के लोग यह सुनकर चुप हो गए। अब पहली बार पूरा गांव देख रहा था कि रुक्मिणी अकेली नहीं थी, अब उसके साथ उसका पूरा परिवार था। लेकिन जब पंचायत खत्म हो रही थी, तभी गांव के बाहर छुपे हुए वे अजनबी सामने आ गए। उनके चेहरे पर कपड़ा बंधा था और उनके हाथ में लाठियां और डंडे थे। हमने कहा था ना कि यह औरत इस गांव में नहीं रह सकती। सब लोग चौंक गए। रणवीर और गांव के कुछ आदमी तुरंत आगे बढ़े, लेकिन तभी अजनबियों ने हमला कर दिया। एक डंडा रुक्मिणी की ओर बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वह उस पर गिरता, समर दौड़कर अपनी मां के सामने आ गया। नहीं! डंडा समर के हाथ में लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। रुक्मिणी की चीख निकल गई, समर! रणवीर और गांव के बाकी लोग अजनबियों पर टूट पड़े। कुछ ही समय में उन सभी को पकड़ लिया गया। जब उनके चेहरे से कपड़ा हटाया गया तो सब हैरान रह गए। वे कोई और नहीं बल्कि गांव के ही कुछ आदमी थे जो अब तक रुक्मिणी के खिलाफ थे। गांव के सरपंच ने गुस्से में कहा, आज से अगर कोई भी रुक्मिणी के खिलाफ कुछ भी बोलेगा तो उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। अब पहली बार पूरे गांव ने रुक्मिणी को खुले दिल से स्वीकार कर लिया। समर को चोट लगी थी, लेकिन वह बहुत बहादुर था। जब रुक्मिणी उसके पास आई तो उसने धीरे से कहा, माँ, मैंने तुम्हें बचा लिया। रुक्मिणी की आंखों में आंसू थे। हाँ बेटा, तूने अपनी माँ को बचा लिया। उसने समर को कसकर गले लगा लिया। रणवीर भी भावुक हो गया और पहली बार उसने अपनी पत्नी और बेटे को एक साथ पकड़ लिया। अब सब कुछ बदल गया था। कमला देवी अब पूरी तरह से रुक्मिणी को अपनाने लगी थी। गांव के लोग अब उसे सम्मान देने लगे थे। रणवीर और रुक्मिणी का रिश्ता और मजबूत हो गया था। और सबसे बड़ी बात, समर को अब कभी यह डर नहीं था कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली जाएगी। अब यह घर सच में एक परिवार बन चुका था। दर्शक बंधु कथा कभी यहीं खत्म नहीं होती। इस कथा के माध्यम से हम उन 3 गलतियों को जानेंगे जो अगर औलाद करे तो दंड के रूप में माता पिता को ही बुढ़ापे में भोगना पड़ता है। दर्शक बंधु, बुजुर्ग माता पिता के जीवन में कई कठिनाइयां आती हैं और अक्सर ये कठिनाइयां उनकी अपनी संतान की गलतियों का परिणाम होती है। जब बच्चे बड़े होते हैं तो वे अपने माता पिता की परवरिश, उनके संघर्ष और उनके द्वारा किए गए त्याग को अनदेखा करने लगते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि एक समय था जब वही माता पिता दिन रात मेहनत करके अपने सुख आराम को त्याग कर अपने बच्चों के भविष्य को संवारने में लगे हुए थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है, बच्चे स्वतंत्र हो जाते हैं और उनके लिए माता पिता का महत्व कम होने लगता है। कई बार अनजाने में और कई बार जानबूझकर वे ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका असर उनके माता पिता को उनके बुढ़ापे में झेलना पड़ता है। सबसे पहली गलती जो बच्चे करते हैं वह होती है अपने माता पिता की उपेक्षा करना। जब बच्चे छोटे होते हैं तब वे अपने हर छोटे बड़े काम के लिए माता पिता पर निर्भर रहते हैं। लेकिन जैसे ही वे बड़े होते हैं, उनकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। वे अपने दोस्तों, करियर, पत्नी और बच्चों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें माता पिता की सुध ही नहीं रहती। यही उपेक्षा धीरे धीरे माता पिता के लिए मानसिक और भावनात्मक तनाव का कारण बन जाती है। माता पिता को ऐसा महसूस होने लगता है कि अब उनकी कोई जरूरत नहीं रही। वे अकेले पड़ जाते हैं। उम्र के इस पड़ाव पर जब उन्हें सबसे ज्यादा सहारे और प्यार की जरूरत होती है, तब बच्चे उनकी जरूरतों को नजरअंदाज करने लगते हैं। यह स्थिति माता पिता को अंदर से तोड़ देती है और वे खुद को बेकार और तिरस्कृत महसूस करने लगते हैं। दूसरी बड़ी गलती होती है माता पिता की आर्थिक अनदेखी करना। जब बच्चे छोटे होते हैं तब माता पिता अपनी पूरी कमाई, अपनी पूरी ऊर्जा अपने बच्चों की परवरिश में लगा देते हैं। वे अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करके
बच्चों की इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं। लेकिन जब वही बच्चे बड़े होकर कमाने लगते हैं तो वे भूल जाते हैं कि माता पिता ने उनके लिए कितना कुछ किया था। वे सोचते हैं कि माता पिता को अब पैसों की जरूरत नहीं है क्योंकि वे रिटायर हो चुके हैं और अब उनका खर्चा कम हो गया है। लेकिन हकीकत यह है कि बुढ़ापे में इंसान की जरूरतें और खर्चे बढ़ जाते हैं। दवाइयाँ, इलाज, देखभाल, ये सब चीजें एक निश्चित आयु के बाद बहुत जरूरी हो जाती हैं। लेकिन बहुत से बच्चे अपने माता पिता को आर्थिक रूप से सहयोग नहीं करते, बल्कि कई बार तो वे उन्हें बोझ समझने लगते हैं। कुछ बच्चे तो माता पिता की संपत्ति पर ही अधिकार जमाने लगते हैं और उन्हें घर से बेघर कर देते हैं। यह अत्यंत दुखद स्थिति होती है जब वही माता पिता जो अपने बच्चों की हर जरूरत का ध्यान रखते थे अब दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। तीसरी और सबसे बड़ी गलती होती है माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करना। यह सबसे तकलीफदेह होता है जब माता पिता को अपने ही बच्चों से तिरस्कार और अपमान सहना पड़ता है। कई बच्चे अपने माता पिता को डांटते हैं, उन पर चिल्लाते हैं, उन्हें बेकार समझते हैं और कई बार तो उन्हें घर से निकाल भी देते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि एक समय था जब यही माता पिता उनकी हर गलती को माफ करते थे, उन्हें प्यार से समझाते थे, उनकी हर जिद को पूरा करने के लिए खुद को कष्ट देते थे। लेकिन अब जब वही माता पिता बूढ़े हो गए हैं, शारीरिक रूप से कमजोर हो गए हैं, तब बच्चे उन्हें एक बोझ समझने लगते हैं। यह स्थिति माता पिता को अंदर से तोड़ देती है। वे खुद को अपमानित और असहाय महसूस करने लगते हैं। कई माता पिता अवसाद में चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनका अब इस दुनिया में कोई अस्तित्व ही नहीं है। इन गलतियों के कारण माता पिता का बुढ़ापा बेहद कठिन और कष्टदायक बन जाता है। एक समय था जब उन्होंने अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत की थी, अपने सुख आराम को त्यागा था, और जब वही बच्चे उन्हें अनदेखा करने लगते हैं तो यह उनके लिए सबसे बड़ा दुख होता है। माता पिता की सबसे बड़ी चाहत यही होती है कि उनके बच्चे उन्हें प्यार दें, उनका सम्मान करें और उनका सहारा बने। लेकिन जब बच्चे ऐसा नहीं करते तो माता पिता के जीवन में अंधकार छा जाता है। समाज में हमें इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है। माता पिता का सम्मान करना, उनका ख्याल रखना, उनकी भावनाओं की कद्र करना, यह सिर्फ एक नैतिक जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि एक कर्तव्य भी है। अगर आज हम अपने माता पिता की देखभाल नहीं करेंगे तो कल हमारी संतानें भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगी। इसलिए जरूरी है कि हम अपने माता पिता को समय दें, उनका सम्मान करें, उन्हें यह महसूस कराएं कि वे हमारे लिए कितने कीमती हैं। उनका आशीर्वाद ही हमारी असली पूंजी है और अगर हमने यह पूंजी खो दी तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए दोस्तों, अगर आपके माता पिता आज आपके साथ हैं तो उनकी कदर कीजिए, उन्हें वो प्यार और सम्मान दीजिए जिसके वे हकदार हैं। याद रखिए, आज आप जो भी हैं उन्हीं की बदौलत है। अगर आपने अपने माता पिता की सेवा की, उनका सम्मान किया, तो आपकी जिंदगी में कभी कोई कमी नहीं होगी। उनका आशीर्वाद ही सबसे बड़ी दौलत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी आपको इसी तरह की इमोशनल और जागरूक करने वाली वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद।